जय हिंद साथियों, मैं गजानंद वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक के अंदर। तो दोस्तों, अपना चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। पहला पार्ट आपको करवा दिया गया है, आज पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि जब अपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो एकीकरण से संबंधित मैं एक भी बात नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाए। तो गुड इवनिंग, राम राम सभी को। देखो, राजस्थान का एकीकरण पहला पार्ट आपको करवा दिया है। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी एकीकरण से संबंधित, यानी कहाँ पर समिति बनी, कौन क्या किसकी सरकार थी, किस प्रकार के कथन आए थे, यानी उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस वक्त एटली थे, वाइसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनसे संबंधित कहाँ से ये रियासती विभाग बना दिया था हमने, ये सारी बातें पढ़ ली। आज पढ़ेंगे एकीकरण के प्रमुख 7 चरण। तो 7 चरण पढ़ने से पहले कुछ एक बातें और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपना राजस्थान का एकीकरण आज अपना पार्ट दूसरा है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख ले, क्योंकि एकीकरण से संबंधित जहां तक हो मैं यही चाहता हूं कि एक भी बात ना छूटे, और सारी बातें मैं आपको करवाऊंगा, एक भी बात नहीं छोड़ने वाला हूं। और गारंटी है कि एग्जाम में इससे बाहर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। अरबिया स्थान बेरो, ये बात मैं थोड़ी कम ही करी करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यही सोचता हूँ कि बस थोड़े से समय के अंदर थाने सारा बहुत ज़्यादा मैटर मिल जाए, बस मैं आई चाहूँ तो मैटर भी देना है। तो बने रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो करते हैं शुरू राजस्थान का एकीकरण पार्ट सेकंड। ठीक है, तो अब देखो, एकीकरण का आज पढ़ेंगे प्रथम चरण से लेकर 7 चरण तक। सारी जितनी बातें हैं वो सारी की सारी क्रम वाइज पढ़ लेंगे। तो प्रथम चरण, क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था कि जितनी भी जो रियासतों से संबंधित बातें हैं वो मैं आज आपको करवा दूंगा। तो प्रथम चरण देखो, प्रथम चरण का नाम क्या दिखाई दे रहा है ना सभी को? पहले तो ये बताओ कि सभी को दिखाई दे रहा है क्या? साफ दिखाई दे रहा है एकदम? ठीक है, तो प्रथम चरण का नाम क्या था? प्रथम चरण का नाम रखा था हमने मत्स्य संघ। क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ नाम रखा था। ठीक है, मत्स्य यूनियन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये नाम दिया किसने था? ये नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। किस व्यक्ति ने नाम दिया था? ये के.एम. मुंशी ने ये नाम दिया था। कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ नाम रखा गया था। अब देखो, इसका उद्घाटन किसने किया था? ये सारी बातें करवा दूंगा मैं अभी आपको। उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था उसका उद्घाटन? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ठीक है, यानी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर इसका उद्घाटन हो गया था। उद्घाटन करने के लिए आए कौन थे? कल मैंने आपको बताया था, याद करो। उद्घाटन करता 2 बार गॉड को याद किया तो आप क्या बन गए थे? चाचा बन गए थे। यानी पहले 2 चरणों के अंदर कौन है? गॉडगिल है। फिर आप क्या बन गए थे? चाचा बन गए, यानी चाचा आपकी सहायता करने के लिए आ गए थे और आप क्या बन गए? सरदार बन गए। तो उद्घाटन करता कौन है? गॉडगिल। कौन है? गॉडगिल, यानी एन.वी. गॉडगिल इनका पूरा नाम है। नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल इनका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। ठीक है, यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल इनका पूरा नाम है। अब देखो, नाम हो गया, उद्घाटन करने के लिए आए थे गॉडगिल। देखो, मैंने बताया था, कल भी बताया था आपको कि इसका उद्घाटन 17 तारीख को होना था, लेकिन ठाकुर जो भरतपुर के राजा थे उनके भाई को क्या बता दिया था? जाट विरोधी नेता बताया गया था, तो उन्होंने यूनियन बनाने से मना कर दिया था। तो ये 17 मार्च की जगह कब शुरू किया गया था? ये 17 मार्च की जगह 18 मार्च को हुआ था। प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ कब था? 18 मार्च। 348 में, तो 1948 में हो गया। पहले चरण का उद्घाटन कद हो? 18 मार्च 1948 में। कद हो? 18 मार्च 1948, क्योंकि सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था। तो पहले चरण का उद्घाटन हुआ वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब देखो, उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के बाद मैंने आपको बताए थे राज प्रमुख बनाने हैं। क्या बनाने हैं? राज प्रमुख। राज प्रमुख में एक बताइए काल थाने, यानी जिनके पीछे सिंह लगा है, और सिंह जो जंगल का क्या होता है? राजा हुआ है। तो राजा हुआ है, तो पहले के अंदर सिंह किसके पीछे लगाया था हमने? उदयभान सिंह के पीछे लगाया था। किसके पीछे लगाया था? उदयभान सिंह के समय पीछे लगाया था। तो उदयभान सिंह की हो गया राज प्रमुख हो गया। कठू है? धौलपुर है। कहाँ से उदयभान सिंह? धौलपुर से है, धौलपुर रियासत से। यानी गुरु जी याद क्या रखा? ये याद रख लो। सूर्य उदय गठा हुआ है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर होता है। ठीक है, सबसे बाद में उदय कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर होता है। सबसे पहले अस्त कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर। सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर। तो याद रखो, सूर्य उदय इकट्ठा हुआ है, सूर्य उदय, उदय याद रख लियो, उदय हुआ है
धौलपुर के अंदर, यानी उदयभान सिंह का संबंध कहाँ से था? धौलपुर से था। अब देखो उसके बाद बनाना है हमें प्रधानमंत्री, कि प्रधानमंत्री प्रथम चरण के अंदर कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री मैंने कल बताया था कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए थे? शास्त्री के पास गए थे। क्या दिखाने गए थे? अपना हाथ दिखाने गए थे कि भाई माने प्रधानमंत्री बना दियोगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो सारा ही है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या ट्रिक है? कुमावत से याद रखेंगे अपने, कुमावत, कुमावत से क्या हो, कौन हो गए? कुमावत से हो गए शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। कुमावत से कौन हो गए भाई? शोभाराम कुमावत। और इनका संबंध था अलवर रियासत से। कौन सी रियासत से था? अलवर रियासत से। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्रधानमंत्री हो गए, राज प्रमुख हो गए। अब बंचा कौन है? उद्घाटनकर्ता आ गए, गोडगिल आ गए। ठीक है, उपराज प्रमुख कौन थे सर? उपराज प्रमुख गुरुजी महत्वपूर्ण है कि उपराज प्रमुख से संबंधित आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। देखो उपराज प्रमुख थे, करो गणेश जी को याद, यानी करौली के गणेश जी, गणेश पाल, गणेश पाल। किसको याद किया? गणेश जी को याद किया। कहाँ से है? करो गणेश जी को याद, तो करौली की हैं कौन? गणेश पाल वासुदेव। तो ये हो गए, इसके क्या हो गए? उपराज प्रमुख हो गए। अब देखो एकीकरण का प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण के अंदर नाम क्या है? मत्स्य संघ है, के.एम. मुंशी ने रखा था। उद्घाटनकर्ता लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर, उद्घाटनकर्ता गोडगिल हैं। 18 मार्च 1948 को किया गया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह, यानी सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर होता है, राजस्थान में। पीएम कौन थे? शोभाराम कुमावत। कहाँ से है? अलवर से। उपराज प्रमुख किसे बनाया? गणेश पाल, जो करौली से। करो गणेश जी को याद, बस गणेश जी ने याद करो, सब काम हो जाएगा, सारा नौकरी लागू होगा। ठीक है, बस देखता रहो और वीडियो के अंदर बना रहे हो। मिटा देता हूं मैं इसे। अब देखो प्रथम चरण चल रहा है, राजधानी क्या रखी गुरुजी प्रथम चरण की? तो देखो भाई मैंने आपको सभ्यता करवाई थी, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि भाई प्रथम चरण की राजधानी, मत्स्य संघ की अगर आपको राजधानी पूछ ले तो कौन सी होगी? अलवर होगी। लेकिन मत्स्य जनपद की अगर आपको राजधानी पूछ ले तो वो कौन सी होगी? विराट सभ्यता, विराटनगर होगी। ठीक है, इसकी प्रथम चरण की जो राजधानी बनाई थी, क्या बनाई थी? राजधानी। राजधानी किसे बनाई थी? अलवर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। ठीक है, देखो जो विद्यार्थी बात कर रहे हैं तो वो बातें मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण करवा रहा हूँ। और ये एकीकरण संबंधित मेरे हिसाब में कोई चीज़ बारे कौन जाएगी, बस सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो राजस्थान जो इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? अलवर रखी गई थी। अब देखो 3 ठिकाने थे राजस्थान के अंदर, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाना कौन सा है? देखो एक तो था निमराना, निमराना, निमराना एक हो गया निमराना। एक था, दूसरा था कुशलगढ़, कुशलगढ़, और एक हो गया लावा। देखो ये ठिकाने नहीं बताए थे मैंने कल, लेकिन अब बता देता हूँ। निमराना अलवर के अंदर है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है, और लावा कहाँ है? लावा उस वक्त जयपुर में था, वर्तमान में टोंक के अंदर है। यानी निमराना कहाँ है? अलवर में। ठीक है, जैसे ही निमराना मिलेगा यानी अलवर रियासत मिलेगी, वैसे ही क्या मिल जाएगा? निमराना ठिकाना मिल जाएगा। जैसे ही कुशलगढ़ किसके अंदर है? बांसवाड़ा में। कहाँ है भाई? बांसवाड़ा। तो जो बांसवाड़ा रियासत मिलेगी, बिंगस आगे के मिल जाएगा, कुशलगढ़ को ठिकाना में वो मिल जाएगा। लावा, लावा कट है, लावा है जयपुर के अंदर था उस वक्त, वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान के अंदर है टोंक के अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा चरण के बाद में मिलेगा। ठीक है, वो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो ये 3 ठिकाने थे, लिख लिया होगा आपने, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा ठिकाना था, दिखाई दे रहा है क्या सभी को? ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। निमराना सबसे बड़ा ठिकाना था, लावा सबसे छोटा ठिकाना था। अब देखो प्रथम चरण चल रही है, राजधानी अलवर होगी है। रियासतें कौन सी मिली गुरुजी? रियासतें मिली थी 4 रियासतें मिली थी। कौन कौन सी मिली थी? प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतें मिली थी। एक तो होगी ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 रियासतें मिली। कौन सी मिली? अलवर, ए से याद रखो, कौन सी हो गई? अलवर। ठीक है, बी से हो गई भरतपुर, कौन सी हो गई? भरतपुर। सी से हो गई करौली। बने रहो आप, ये रियासतें तो सभी को पता है, लेकिन इन रियासतों से संबंधित जो बात आज मैं करवा रहा हूँ आपको वो नोट कर लेना आप। डी से हो गई धौलपुर, कौन सी हो गई? धौलपुर। 4 रियासत हो गई है। देखो अलवर, उस वक्त अलवर का राजा कौन था? भरतपुर का कौन था? करौली का कौन था? धौलपुर का कौन था? याद करो, जिस प्रकार से आसूजी सर ने आपको प्रजामंडल याद करवाए हैं। अलवर में छिपा है लवर, लवर का भाई वासुदेव और जय कुंज बिहारी, उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी अलवर की। वैसे ही याद रख लो, अलवर, लवर, अलवर में छिपा है लवर, बात वही है। लव वो आदमी करो जो कोकी हुआ वो तेज हुआ वो। ठीक है,
तेज आदमी के करे लव करे, लव मतलब यहाँ को नहीं है लव प्यार ही करे सारी जगह, ठीक है। तो लव यानी तेज आदमी करेगा, तो राजा कौन हो गया अलवर का? तेज सिंह है, ठीक है। भरत और विजेंद्र दो भाई थे, यानी भरतपुर का राजा कौन है? विजेंद्र सिंह है, विजेंद्र सिंह है, ठीक है। और करौली का मैंने आपको बता ही दिया। करो गणेश जी को याद, तो करौली को हो गए गणेश पाल, करौली को कौन है भाई? गणेश पाल। और सूर्य उदय कहाँ होता है? राजस्थान में धौलपुर के अंदर होता है, तो धौलपुर के राजा कौन हो गए? उदय भान सिंह हैं, ये इनके क्या हो गए? राजा हो गए। एक एक बात बताऊंगा। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी का प्रथम चरण के अंदर काफी योगदान रहा था, जिसे राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। सब बातें बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बने रहे थे। एक बार कॉपी पेन ले लियो और इन नोट कर लियो सारी चीज ने, यानी एक भी इसी चीज में शायद कौन छोड़ूंगा जबकि एकीकरण संबंधित बारह उठ गया, फिर बारह में दोबारा कहना रही हूँ था ना ये बात, ठीक है। तो ये इनके राजा हो गए। अब देखो निमराना जैसी अलवर रियासत मिलेगी, निमराना क्या मिल जाएगा? ठिकाना मिल जाएगा। राजधानी कौन सी थी? अलवर बन जाएगी। अब देखो प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतें, चारों रियासतें यहाँ पढ़ाऊंगा, खास बात, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। इनको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, क्योंकि फिर रियासतों की बातें नीचे तक आपको दिखाई नहीं देगा फिर, ठीक है। अब देखो अलवर की क्या खास बात रही है गुरु जी? अलवर की बहुत बढ़िया बढ़िया खास बात है, देखता रहे थे अलवर की क्या खास बात है। अलवर से जब अपनी बात करी, जैसे 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ सहायक संधियों से संबंधित। जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लाइन लिख लो, सहायक संधि, सहायक संधि लिख ली, ठीक है। अब इसे लिख ली सहायक संधि। देखो सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को। किसको माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता, जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता मानिए गुरु जी लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, ठीक है। सहायक संधि को जन्मदाता किनके मांगा? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने सहायक संधि की थी 1798 में हैदराबाद रियासत से की थी। अब आप बताओ उस वक्त हैदराबाद का राजा कौन था? क्यों कैदर हो गया था ना, सग सग बताओ भी। तो लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले भारत के अंदर अगर हमें पूछ ले कि सहायक संधि किस रियासत के साथ की थी, तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि की थी भरतपुर रियासत के अंदर। किस रियासत में की थी? नहीं, भारत में की थी, हैदराबाद में दिखाई दे रहा है। यानी भारत के अंदर किस रियासत के अंदर लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी? वो की थी हैदराबाद में 1798 ईस्वी में। कब की थी? 1798 ईस्वी में की थी। अब यहाँ से याद क्या रखना है गुरु जी? सहायक संधि और टॉपिक बीच में किया ले गया, क्योंकि राजस्थान की रियासतों ने सहायक संधियाँ की थी। कोई सहायक संधि, कोई विस्तृत व्यापक, कोई सहायक और आक्रामक संधि, ठीक है। आर्षीय पार्थक्य की संधि, सारी संधियाँ महत्वपूर्ण है। अब करवा देता हूँ। तो भारत में जो सबसे पहले की थी, भारत में लॉर्ड वेलेजली ने जो सबसे पहले सहायक संधि की थी वो किस रियासत के साथ की थी? हैदराबाद रियासत के साथ की थी। कब की थी? 1798 ईस्वी में की थी। अब देखो अंग्रेजों के साथ वैसे तो सहायक 1803 की बात है, 29 सितंबर 1803। देखो अंग्रेजों के साथ सीधी सहायक संधि पूछ लिया, यानी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले राजस्थान की प्रथम रियासत वो थी भरतपुर। कौन थी? भरतपुर। एक बार देखते रहो आप कौन कौन सी में, ऐसे मत को गुरुजी भरतपुर थोड़ी है, करौली है, करौली भी आवेगी, शांति रखो। लेकिन भी पहला और भी संधियां है छोटी छोटी जिसकी याद रखनी पड़ेगी। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर रियासत ने किसके साथ संधि की थी? सहायक संधि की थी, अंग्रेजों के साथ की थी। लेकिन नहीं, भरतपुर ने की थी, अंग्रेजों के साथ संधि की थी, सहायक संधि नहीं की थी। सहायक संधि करने वाली, विस्तृत और व्यापक सहायक संधि करने वाली रियासत है अलवर। विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी है? अलवर है। कौन सी है? अलवर। 14 नवंबर 1803 को की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 ईस्वी को की थी। विस्तृत और व्यापक संधि आपको पूछ ले तो वो कौन सी रियासत है? वो कौन सी रियासत है? अलवर रियासत है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये 14 नवंबर 1803 को हो गई। अब की थी जनरल लेक ने, जनरल लेक के साथ एक संधि और हुई थी, जनरल लेक। देखो सहायक संधि का तो जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। लेकिन जनरल लेक के साथ अलवर रियासत ने एक संधि और की थी, सहायक और आक्रामक संधि। कौन सी है? सहायक और आक्रामक संधि। आक्रामक संधि। आ संधि कणकरी। देखो आ भी रियासत कणकरी
अलवर करी। मथुरालाल शर्मा जो इतिहासकार है वो भी यही कहते हैं कि सहायक और आक्रामक संधि करने वाली भी रियासत कौन सी थी, ये जनरल लेक के साथ हुई थी, ये अंग्रेज अधिकारी था, और ये भी रियासत कौन सी है, अलवर रियासत है। ठीक है, आ भी रियासत कौन सी है, अलवर रियासत थी। लेकिन शर्मा पावा के अनुसार सहायक और आक्रामक संधि करने वाली रियासत भरतपुर थी। ठीक है, बाकी तो इसे मानते हैं। मथुरालाल शर्मा इतिहासकार हैं, उन्होंने इसी को ही माना है, अलवर रियासत को ही। जनरल लेक के साथ सहायक और आक्रामक संधि की थी, वो किस रियासत ने की थी, अलवर रियासत ने की थी। लेकिन आपको पूछ ले शर्मा पावा के अनुसार, शर्मा पावा के अनुसार, तो शर्मा पावा के अनुसार जो संधि करने वाली रियासत है वो कौन सी थी, भरतपुर थी। कौन सी रियासत है भाई, भरतपुर रियासत है। अब देखो, आदिया तो होगी सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। उसके बाद आप थाने यह पूछ ले कि जैसे अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत तो कौन सी है, भरतपुर रियासत है। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी है, तो कौन सी है, भरतपुर रियासत नहीं। अंग्रेजों के साथ विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली पूछ ले तो कौन सी है, अलवर है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत तो भरतपुर है। अंग्रेजों के साथ विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी है, अलवर रियासत है। जनरल लेक अंग्रेज अधिकारी है, इस आगे करी सहायक और आक्रामक संधि, वह रियासत कौन सी है, अलवर रियासत है। कौन सी रियासत है, अलवर रियासत है। लेकिन मथुरालाल शर्मा इसे मानता है, शर्मा पावा के अनुसार सहायक और आक्रामक संधि करने वाली रियासत है, वो रियासत कौन सी है, भरतपुर है। अब गुरुजी आदिया संधि तो आ गई 1803 के लगभग हुई है सारी संधियां। ठीक है, 1818 में संधियां और शुरू हुई, उस संधि को क्या कहा जाता है, देखो तो ठीक दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, उसके बाद करते हैं अपने आगे बात। देखो ये तो थे लॉर्ड वेलेजली, जिनको क्या कहा जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। अब आओगी एक आर्षीय पार्थक्य की संधि या नीति जिसे बोलते हैं, आर्षीय पार्थक्य की नीति। आर्षीय पार्थक्य नीति यानी आर्षीय पार्थक्य या संधि पूछ ले। ठीक है, ये कौन सी रियासत है जबकि आ संधि सारों पहला पोत करी और आ संधि लेगी कौन आयो, ये संधि लेकर आए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन लेकर आए थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स इस संधि को लेकर आए थे, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को आर्षीय पार्थक्य नीति और संधि का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। तो गुरुजी आके आर्षीय पार्थक्य नीति यानी आ एक और संधि ले गया अंग्रेज, यानी बिंग थ्रू किया होता है अंग्रेज के काम करता, बोली आपकी जिम्मेदारी, जिन राजाओं की जिम्मेदारी है जो कि सारी की सारी मारी रहेगी। ठीक है, यानी जिस प्रकार से हम ये काम करा तो हमारी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ये संधि लेकर आए थे, तो इसलिए आर्षीय पार्थक्य नीति या फिर संधि का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और ध्यान रखियो सहायक संधि को जन्मदाता कौन है, लॉर्ड वेलेजली है। ठीक है, तो इस संधि के तहत कौन सी रियासत है जो सारों पहला वो संधि करी, तो इस संधि के तहत 15 नवंबर बाई 14 नवंबर 1803 और ये है 15 नवंबर 1818 और रियासत है करौली। कौन सी रियासत है, करौली रियासत है। कौन सी रियासत है, करौली रियासत है। कौन सी संधि है, आर्षीय पार्थक्य की नीति जो सहायक संधि है वो नीति है। ठीक है, वो संधि है 1818 में ये की थी करौली रियासत ने। और करौली के उस वक्त राजा थे, यहाँ के राजा कौन थे, तो राजा थे हरबख्श पाल सिंह। कौन थे, हरबख्श पाल सिंह, ये यहाँ के क्या थे, राजा थे। अब गुरुजी आ संधि करनारी अंतिम रियासत कौन सी है, राजस्थान की, बात भी बतावांगा। यानी ये जो संधि है इस संधि को अंतिम, राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी है जिसने आर्षीय पार्थक्य सहायक संधि की थी, तो वो अंतिम रियासत है सिरोही। कौन सी रियासत है, सिरोही। सिरोही ने की थी 1823 में। कब की थी, 1823 ईस्वी के अंदर करी। ठीक है, सिरोही कद करी, 1823 में करी। ठीक है, तो सिरोही के राजा कौन थे उस वक्त, यहाँ के राजा थे शिव सिंह। कौन थे, शिव सिंह। शिव सिंह यहाँ के क्या थे, राजा थे। अब देखो अंतिम रियासत कौन सी होगी, सिरोही होगी। आसंधि करनारी प्रथम रियासत करौली है। लेकिन यूं संबंधित और बात अगर अपन पूछ ले, विस्तृत और सहायक संधि करने वाली रियासत, यानी विस्तृत और आर्षीय पार्थक्य नीति के तहत विस्तृत और सहायक संधि करने वाली रियासत, विस्तृत और सहायक संधि करने वाली रियासत, सहायक संधि करने
वाली रियासत। मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, एकीकरण संबंधित इसी चीज़ है जो कि एग्जाम में थारी नहीं छूटनी चाहिए। एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो कि थारी एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ना हो कि एग्जाम आ जाए और एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि एकीकरण से जो आपको आता ना हो। इसलिए मैं ये सारी बातें करवा रहा हूँ। तो एक भी चीज़ है जो कि मैं कौन छोड़ूँ, तो थे बस बना रहे वीडियो देखो, क्लास ने देखो, और बिंगा बाद गमा जब क्लास हो जाए समाप्त, बिंग बाद में क्या हुआ कि दोबारा कॉपी पेन ले लियो, पहला इन्हें समझ लियो, बिंग बाद में इन्हें नोट कर लियो। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी अंशु जी की ट्रिक जो टीम है, हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना पहले मैं तो पहला करवाऊंगा, बिंग बाद में धीरे धीरे जो टॉपिक आते रहेंगे वो आपको करवाते रहेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दो, बात ना करो, ठीक है। बार बार कहना रही हूँ, तो ये समय है, ये दौर है, निकल जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। तो आप बस पढ़ते रहो, बातें मत करो, क्योंकि ये जो है ना एकीकरण मैं करवा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा एकीकरण। आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंशु जी के ट्रिक की जो टीम है वो आपके लिए कुछ ऐसा करेगी। देखो भी, आप लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर आप घरों पर बैठे हो, तो घर में बैठे हो सन बेरू है, फिर भी आपके लिए थारे लिए क्लास लेके आना रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आप नोट कर लो, ठीक है। एक तो काफ़ी सारी किताब लिया होगा थे, रट बोकरी हो, समझ लियो एक बार, जो कि एकदम विस्तृत रूप क्रम वाइज लिखा है मुझे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हुए। तो बातें ना करो, जल्दी जल्दी पढ़ो, ठीक है, और इसे समझो। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या की थी, आर्य पारथी नीति का जन्मदाता। पहली रियासत करौली है, अंतिम रियासत कौन सी है, सिरोही है। सिरोही के राजा शिव सिंह थे। और इसी संधि के तहत अगर आपको पूछ ले कि विस्तृत और सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो है कोटा। कौन सी है, कोटा। और उस वक्त कोटा के राजा थे उमेद सिंह। कौन थे, उमेद सिंह, उमेद सिंह। लेकिन संधि पर हस्ताक्षर जालिम सिंह ने किए थे। हस्ताक्षर गुरुजी हस्ताक्षर कौन किया, जालिम सिंह ने किए थे। किसने किए थे, जालिम सिंह ने किए थे, ठीक है। यानी आर्य पार्थक्य संधि के तहत विस्तृत और सहायक संधि करने वाली रियासत। एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, आपको पूछा भी गया है कि आर्य पार्थक्य नीति के तहत विस्तृत और सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी है। अब बात जोगा और जानते ही क्या करोगा, करौली करोगा। करौली को नहीं है, करौली ने तो पहली रियासत सीधी संधि करी है, लेकिन विस्तृत संधि अगर आपको पूछ ले तो वो रियासत कौन सी है, कोटा रियासत। और कोटा के राजा कौन है, उमेद सिंह राजा हैं। और हस्ताक्षर किसने किया थे, जालिम सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। अंतिम रियासत कौन सी है, सिरोही है। सिरोही रियासत गुरुजी कद करियो। देखो, जब ये सिरोही रियासत अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था ना सिरोही रियासत ने, तो उस वक्त क्या हुआ था, यहाँ पर जो राजा थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। ये भी ध्यान रखना, चार्ल्स मेटकॉफ। यही व्यक्ति है जो लगभग रियासतों के साथ संधि करेगा। और भी मैं रियासतें बताऊंगा, क्योंकि एकीकरण चल रहा है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि रियासतों से संबंधित जब रियासतें चलेगी तो मैं एक एक बात आपको जरूर बताऊंगा। तो बस आप नोट करते रहो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आ जाओ मिटा देवा। अब देखो गुरुजी, आर्य पार्थक्य संधि यानी यूं संबंधित प्रश्न पूछा भी जा चुके हैं। पटवारी, राजस्थान पुलिस, RAS, व्याख्याता, रीट, कहीं पर भी देख लो, एकीकरण का जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के अंदर आता है। और इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आवागा, जरूर आवागा। थे आ चीज़ नोट करो। देखो, कल एक क्लास लगाई, बी क्लास में सिर्फ 55 मिनट की क्लास है, यानी 1 घंटा के लगभग क्लास है, और 1 घंटा के लगभग ये क्लास है, ठीक है। तो आप इस क्लास को बस 2 ही घंटे हुए, और 2 घंटे के अंदर आपको 2 या 3 प्रश्न, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आप बने रहो, इसे देखते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो, तो बना रहे हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि देखो धीरे धीरे आप लाइव कम होते जा रहे हो, तो हौसला भी हमारा भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। आप बस, आपका काम पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो, एकीकरण संबंधित चालन आ रही, चार्ल्स मेटकॉफ संबंधित बात करना आ रहा है, संधि बात चालन आ रही है कि संधियां कर रही है रियासतें, अंग्रेजों के साथ संधियां करने वाली रियासतें, वो बातें कर रही हैं। तो अब देखो, एक राजस्थान के अंदर आपको पता ही है 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, सभी को पता है ना, कृष्णा कुमारी विवाद। बताओ कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, कृष्णा कुमारी विवाद। गुरुजी वो एकीकरण में कृष्णा कुमारी विवाद कठू लिया है, याद कराऊँ मैं थाने बस। गुरुजी एकीकरण में कृष्णा कुमारी विवाद लिया को नहीं, याद करूँगा। 1807 के अंदर हो, ठीक है। तो 1807 में हो तो 3 रियासतें थाने बेरू है कृष्णा कुमारी विवाद। क्यों छोरिया विवाद हो, वो थारे बड़ो तावड़ो याद रहे, क्योंकि छोरिया तो मैटर इश्यू हुआ है, हेडलाइन तो बनती टेम ही कौन लगे, ठीक है। तो अभी तो थारे याद हो गो कृष्णा कुमारी विवाद, क्यों याद होना ही चाहिए। उस वक्त राजा कौन थे, जयपुर के राजा जगत सिंह थे, जोधपुर के राजा मान सिंह थे,
मेवाड़ के राजा भीम सिंह थे, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। उसका रिश्ता कहाँ तय किया गया था? उसका रिश्ता मान सिंह के पुत्र भीम सिंह के साथ तय किया गया था। अब भीम सिंह खुशी होगी, भीम सिंह की यानी खुशी याद रखना, भीम सिंह की होगी खुशी होगी, खुशी हो बाद में क्यों, यानी कि रिश्तों तो करी दो लेकिन ब्याह को नहीं और बिंगी की होगी मृत्यु होगी। तो बीच में आ गए टोंक के मीर खा पिंडारी जी, पिंडारी जी के काम करियो बिंगो रिश्तो कृष्णा कुमारी को करवा दियो कुछ है। जयपुर के राजा जगत सिंह ने जका ने वहाँ जयपुर का बदनाम बादशाह, जयपुर का रंगीला बादशाह। तो ये तीन राजा है ना, इन तीनों राजाओं को आप याद रखो, यानी सहायक संधियों से संबंधित बातें हो जाएगी, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित। उस वक्त मेवाड़ का राजा कौन था? यानी मेवाड़ को मतलब उदयपुर को राजा कौन हो? उदयपुर के राजा थे भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। तो यानी अगर अपन पूछ ले कि आर्य पार्थक्य संधि के तहत मेवाड़ के राजा कौन थे, तो कौन थे? भीम सिंह थे। ठीक है, बिंग बाद गमा मारवाड़ का ले जाओ, मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा कौन थे? जोधपुर का राजा कौन? जोधपुर के उस वक्त राजा थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह, जिनको सन्यासी राजा कहा जाता है, जिनके दरबार में बांकीदास जी रहते थे, इनके दरबारी कवि थे बांकीदास जी। ठीक है, उस वक्त फिर पढ़नो अपन जयपुर को राजा। जयपुर के राजा थे जगत सिंह, जगत सिंह, जयपुर को बदनाम बादशाह। गुरु जी बदनाम किया हो, जो जयपुर को कछुआ वंश बताऊंगा था ना, जरूर बताऊंगा जगत सिंह बदनाम किया हो। ठीक है, जगत सिंह, तो ये जगत सिंह सेकंड है। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। तो ए तीन राजा है, थाना एग्जाम में प्रश्न टाइप पूछा है कि उस वक्त जयपुर यानी आर्य पार्थक्य संधि के तहत जयपुर के उस वक्त राजा कौन थे? कौन है? जगत सिंह है। और इन्हीं तीनों रियासतों का संबंध किससे है? कृष्णा कुमारी विवाद से है। इन्हीं तीनों रियासतों का संबंध देबारी समझौते से है। और यही तीनों रियासतें और यही तीनों राजा है, इन्हीं तीनों राजा का संबंध क्यों है? आर्य पार्थक्य संधि है। ठीक है, लिख लीजिए इन चीज ने और ध्यान में भी रख लीजिए। अब गुरु जी एक रियासत और बता दीजिए, बीकानेर। बीकानेर अब थे, बताओ इन कमेंट करके बताओ जल्दी से कि उस वक्त बीकानेर के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। लेकिन उसको मैं बता देता हूँ, वो राजा है जिसने हनुमानगढ़ जीता था। राजा भैया जल्दी जल्दी बताओ, इसी दिन हनुमानगढ़ जीता था, वो मंगलवार के दिन। तो वो वही राजा है बीकानेर के जिन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या की थी? संधि की थी। अब आप बता दो। ठीक है, तो ये संधियों से संबंधित बात है, ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे पूछ ले एग्जाम में कि भाई आर्य पार्थक्य नीति के तहत जब संधि हो रही थी तो उस वक्त मेवाड़ के राजा कौन थे? अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि गुरु जी मेवाड़ के राजा कौन थे। यानी ध्यान रखो, ये नीतियां हैं 1818 से लेकर 23 के बीच में सारी संधियां हो गई थी राजस्थान की। मिटा देता हूं अभी से। ये रियासतों से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको सहायक संधियों से संबंधित कुछ बातें बता दी है। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ांगा रियासतों से संबंधित खास बातें पढ़नी है। अलवर, अलवर रियासत। देखो एकीकरण के अंदर काफी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था प्रथम चरण के अंदर, जैसे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है। ठीक है, जो जितने भी इन रियासतों के राजा थे उन्होंने भी बाद में अहम योगदान दिया था। वैसे तो भरतपुर धौलपुर रियासत भाषा आधार के ऊपर कहाँ मिलना चाहती थी? यूपी के अंदर मिलना चाहती थी। जो जाट रियासतें थी, पढ़ेंगे इनको एक एक को। और मास्टर भोलेनाथ, इनका भी काफ़ी योगदान रहा था। मास्टर भोलेनाथ, तो मास्टर भोलेनाथ का संबंध भी कहाँ से था? अलवर से था। तो थनबेरो भी है, बोले सुनड़ी होगी, बोले लव यू सैतन है, कौन सुनड़ी है? ठीक है, तो मास्टर भोलेनाथ, भोलेनाथ को संबंध कठू है? अलवर हुआ है। तो अलवर खास बात पढ़ा। अब देखो, तो अलवर रियासत ऐसी रियासत थी जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया, स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया। किस रियासत ने नहीं बनाया था? अलवर रियासत ने नहीं बनाया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस रियासत ने नहीं बनाया था? अलवर रियासत ने नहीं बनाया था। अलवर के राजा तेज सिंह थे और अलवर रियासत के ऊपर महात्मा गांधी हत्या का केस लगा हुआ था। आपको पूछ सकता है कि महात्मा गांधी हत्या का केस राजस्थान की किस रियासत पर लगा हुआ था? महात्मा गांधी की हत्या का केस, हत्या का केस कौन सी रियासत पर था भाई? महात्मा गांधी हत्या का केस हो जो है अलवर के ऊपर। अलवर रियासत के राजा थे तेज सिंह। तेज सिंह वो दीवान हो यानी प्रधानमंत्री हा बिंगा जका नाम आवे NB खर्रे, नारायण भास्कर खर्रे। कौन थे? देखो इसके दीवान थे तेज सिंह के प्रधानमंत्री तेज सिंह। तो अंगा जका दीवान हा बंगो नाम हो नारायण भास्कर खर्रे, भास्कर खर्रे तेज सिंह के ये। ठीक है, एक ही सगा एक व्यक्ति और जगह व्यक्ति को नाम की है परचूरे, परचूरे। हाँ, दोनों व्यक्तियां मिलकर के काम करियो। यानी इनके साथ में नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को क्या कर दिया था? महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी।
नमन करो सारा। ठीक है, तो नारायण भास्कर खरे और परचूरे को इनके ऊपर संदेह था कि महात्मा गांधी हत्या में कुछ न कुछ इन्हीं का हाथ है, तो इन्हें दिल्ली के अंदर नजरबंद किया गया था। तो अगर आपको पूछ ली कि महात्मा गांधी हत्या का केस कौन सी रियासत पर लगा हुआ था, तो वो कौन सी रियासत के ऊपर लगा हुआ था? अलवर रियासत के ऊपर लगा हुआ था। 1876 में ब्रिटिश पद्धति पर पहले भूमि बंदोबस्त जो प्रक्रिया शुरू की थी वो किस रियासत से की थी? अलवर रियासत से की थी। ब्रिटिश पद्धति के ऊपर भूमि बंदोबस्त राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत पर की गई थी? अगर वो आपको पूछ ले तो वो कौन सी रियासत है? अलवर रियासत है। ठीक है, ये थी अलवर रियासत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब पढ़ते हैं जैसे भरतपुर गुरु जी, भरतपुर रियासत, देखो भरतपुर और साथ में करवा देता हूं मैं आपको धौलपुर रियासत, भरतपुर और धौलपुर। तो धौलपुर और भरतपुर की बात बताऊं मैं थाने। तो भरतपुर और जो धौलपुर रियासत है, दोनों की दोनों कैसी रियासतें हैं? जाट रियासतें हैं। कैसी रियासत है? जाट रियासत। यानी भरतपुर और धौलपुर कैसी रियासत है? जाट रियासतें हैं। और ये भाषा के आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी? यूपी के अंदर मिलना चाहती थी। यानी भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। क्यों भाई? भरतपुर और धौलपुर से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो बताएं, थार दादा ने पूछ के बताइए क्यों मिलना चाहा यूपी के अंदर। ठीक है, तो भाषा के आधार के ऊपर जो ये रियासतें ना, भरतपुर धौलपुर इकट्ठे मिलनी चाहिए भाई, यूपी के अंदर मिलनी चाहिए। लेकिन बाद में क्या हो क्या, एक समिति बनाई, शंकर देवराय समिति, राय जान खातर। ठीक है, तो उसके अंदर 3 सदस्य थे। तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या जानी थी, इनकी राय जाना बाद में के काम करियो, इसको क्या मिला दिया गया था? राजस्थान में मिला दिया गया था। देखो भरतपुर रियासत से संबंधित संधि वाली मैंने आपको बात बताई थी। अगर आपको सीधा पूछ ले कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, कोई सहायक संधि नहीं है, लेकिन इसे मिलता है कि अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी भरतपुर रियासत ने। धौलपुर रियासत से संबंधित बात क्या है? धौलपुर को देखो आप, ये धौलपुर रियासत है। धौलपुर रियासत से संबंधित मैंने आपको कल बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विल्य पत्र निकाला था हस्ताक्षर करने के लिए। 2 विल्य पत्र निकाले थे। तो राजस्थान की सभी रियासतों ने पहले वाले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जो दूसरा था स्टील स्टैंड इस प्रकार से, उसके ऊपर हस्ताक्षर धौलपुर और जोधपुर रियासत ने किया था। तो धौलपुर रियासत ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए थे? वो भी धौलपुर है। यानी 14 अगस्त कब किए थे? 14 अगस्त 1947 को विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किया धौलपुर रियासत। 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे बीकानेर रियासत ने। किसने किए थे? बीकानेर रियासत ने। और अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किया था? धौलपुर रियासत ने किया था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि एक जयपुर रियासत भी थी। कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत भी थी, जिसने क्या की थी? भारत संघ में मिलने की सबसे पहले घोषणा की थी, ना कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किया था। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली बीकानेर है, अंतिम रियासत धौलपुर है, संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही है, और घोषणा करने वाली भारत संघ में मिलने की वो कौन सी है? जयपुर है। ठीक है, तो ये हो गई जयपुर और भरतपुर और धौलपुर से संबंधित बातें हो गई। अब करौली बच गई। क्या गुरु जी करौली रियासत की? हाँ बिल्कुल, करौली रियासत की आपको बताएंगे। देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ करौली रियासत की। तो करौली रियासत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखो। तो करौली रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ आरसीए पार्थक्य की संधि की थी 15 नवंबर 1818 को। और उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? 1818 की बात करूँ, 1818 में राजा थे हरबख्श पाल सिंह थे। ठीक है, अब करेंगे इसी चरण से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप नोट कर लिख लेना कि प्रथम चरण का जो क्षेत्रफल था, प्रथम चरण का क्षेत्रफल वो कितना था। तो प्रथम चरण को जो क्षेत्रफल है पूछिड़ो एग्जाम में, इन विशेष रूप लिखियो 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 12,000 वर्ग किलोमीटर। पीछे पटवारी में भी पूछो, दूसरे चरण की शायद आए पूछी थी पटवारी के अंदर। ठीक है, और महिला सुपरवाइजर में भी पूछा जा चुका है शायद ये प्रश्न। तो प्रथम चरण का क्षेत्रफल कितना है? 12,000। जनसंख्या कितनी थी प्रथम चरण की, यानी इन रियासतों की जनसंख्या 18.38 लाख। कितनी भी? 18.38 लाख जनसंख्या ही। वार्षिक आय कितनी थी ये भी आप ध्यान रखो। तो वार्षिक आय अगर आपको पूछ ले तो वार्षिक आय थी 184 लाख। कितनी थी? 184 लाख थी। ठीक है, देखो तो कल मैंने आपको बताया था ना कि कल वाली क्लास के अंदर वो रियासतें अपना अलग से अस्तित्व रख सकती है जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो और जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक हो। तो इन चारों रियासतों का क्षेत्रफल पूछ ले, प्रथम चरण का तो 12,000 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या पूछ ले तो 18.38 लाख है, और वार्षिक आय पूछ ले तो 184 लाख है। और प्रथम चरण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा था किसका? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी का। पंडित
जुगल किशोर चतुर्वेदी का रहा था। किसका रहा था? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। इनको कहा जाता है राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समझ गए ना चाचा जी, इनको राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर आपको पूछ ले तो वो कौन है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं। तो ये था अपना प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जरूर और बताएंगे। जब जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें हैं, और धौलपुर का जो रियासत का जो राजा था वो अपने आप को स्वतंत्र भी रखना चाहता था। उदय भान सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनके अच्छे संबंध थे, और यहाँ पर मेवों ने आतंक मचा रखा था। देखो, प्रथम चरण से संबंधित और बात बताऊं कि मेवों ने यहाँ पर क्या मचा रखा था? आतंक मचा रखा था। मेवो ये चाहते थे कि कुछ क्षेत्र गुड़गांव का, भरतपुर का कुछ क्षेत्र, कुछ अलवर का क्षेत्र शामिल कर एक मेवोस्तान बना ले, यानी अपना अलग से प्रदेश बना ले, मेवोस्तान। तो बताते हैं कि तेज सिंह जो थे ना राजा, उनके जो प्रधानमंत्री कौन थे? अभी बताया था ना, नारायण भास्कर खरे। तो उनको सभी को कुचल दिया था, और मेवोस्तान का जो सपना देख रहे थे वो सपना साकार नहीं होने दिया था। तो मेव से संबंधित वो भी प्रथम चरण से ही हो जाएंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, चलते हैं आगे वाले चरण पर, दूसरे चरण पर। तो ओलियो जी थारो प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। जब आप एकीकरण पढ़ते हो टाइम लगता है, और जब आप पूरी बातें पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में इसी कोई बात कौन छोटा की बात है रह जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा चरण, द्वितीय चरण पढ़ना की था 7 है। ठीक है, आज तक पुग्या दूसरे चरण में, क्योंकि एक एक वो बातें करवाइए वो नोट कर लिख लेना, और ये क्लास अभी समझ लो, उसके बाद दोबारा इसे नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं एकीकरण से संबंधित तीसरी बार बोल रहा हूँ क्लास के अंदर कि मैं एकीकरण से संबंधित कोई बात नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो सारी जितनी भी बात है मैं सारी करवाऊंगा, एक ही चीज छूटनी नहीं चाहिए अपनी। ठीक है, अब देखो दूसरे चरण का उद्घाटन। पहले चरण को 18 मार्च हो गया, दूसरे चरण को याद रख लियो। प्रथम चरण के ठीक 7 दिन बाद 9 रियासतें मिली थी। प्रथम चरण के ठीक 7 दिन बाद कितनी रियासतें मिली? 9 रियासतें मिली। तो 18 में 7 जोड़ियो, 25 मार्च हो गया, यानी प्रथम चरण के ठीक 7 दिन बाद 9 रियासतें मिली थी। तो 18 में 7 जोड़िया कितना हो गया? 25 हो गया। 25 मार्च 1948 उद्घाटन हो गया। ठीक है, उद्घाटन हुआ कहाँ था? तो उद्घाटन अगर आपको पूछ ले तो ये हुआ था कोटा दुर्ग के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। ठीक है, कोटा दुर्ग में उद्घाटन घटा है, कोटा दुर्ग के अंदर है। ठीक है, उद्घाटनकर्ता के आए कौन थे उद्घाटन करने के लिए? उद्घाटनकर्ता तो मैंने क्या बताया था? दूसरा चरण पढ़ानी 2 बार गॉड ने याद करो, चाचा जी आ गया, सरदार बन गया। तो गॉड ने याद करा तो कौन हो गए? गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद राज प्रमुख सिंह लगाना है सभी के पीछे। तो राज प्रमुख कौन हो गया? भीम सिंह। और भीम सिंह था कहाँ का? कोटा का। कहाँ का था भाई? भीम सिंह कोटा का था। कठा हुआ भीम सिंह कोटा को। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? देखो कुमावत गोकुल वर्मा। तो गोकुल से याद रखेंगे, गोकुल लाल असावा। तो गोकुल लाल असावा हो गए। ये असावा शाहपुरा से। असावा कहाँ से थे? शाहपुरा से थे। शाहपुरा से थे। ठीक है, ये हो गए इसके राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री सारे आ गए। अब देखो रियासतें पढ़ेंगे। रियासतें जो राजधानी कौन सी बनाई गुर्जिया तो बताइए क्यों नहीं? तो राजधानी देखो कोटा दुर्ग के अंदर उद्घाटन हुआ था, और इसके अंदर दूसरे चरण के अंदर जो राजधानी बनाई गई थी, राजधानी बनाई थी कोटा के अंदर। कहाँ बनाई थी? कोटा में। राजधानी कहाँ बनाई गई थी? कोटा के अंदर बनाई गई थी। तो राजधानी कोटा बनाई गई थी। रियासतें मिली 9 रियासत। प्रथम चरण के ठीक 7 दिन बाद 9 रियासतें मिली थी। तो 9 रियासतें कौन सी है देख लियो। 9 रियासतें बाद में मैं इनकी बातें करूँगा, खास राजा बताऊँगा। 9 रियासतें हैं। देखो ट्रिक आपको पता ही है, सभी पढ़ते ही आए हो। और जो आप बता रहे थे ना, कल मैंने कमेंट देखे थे कि सर वो महीने वाली ट्रिक वो बता दो, मामा अभी मंजन करो, वो भी याद रखो, कोई बात नहीं, याद रखो, जैसे याद रहे वैसे याद रखो। ठीक है, और मैं अपना तरीका है याद रखने का, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। किए याद रखो, याद रखने में अपन कद तक, जब तक एग्जाम ना हो। एग्जाम हो गया, ठीक है, बढ़िया है, लग गया नौकरी, फिर क्या मैं याद रखना, फिर आगे तैयारी करो, फिर ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएगा। तो ट्रिक है इसकी दूसरे चरण की, बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो, चाहिए याद रख लियो, बाबू की को झाड़ो परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो। ठीक है, अब देखो ये 9 रियासतें सारी की सारी आ जाएगी।
सारी 9 रियासतें आ जाएगी। और इन 9 रियासतों से संबंधित जो बातें हैं महत्वपूर्ण वो भी देख लो। ये इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सारे हो गए राज प्रमुख। उपराज प्रमुख गुरु जी कौन बताओ? तो उपराज प्रमुख हैं डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इस चरण के अंदर उपराज प्रमुख कौन है? डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह हैं, जिन्होंने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, संघ बनाने का प्रयास किया था, बताया हुआ है संघ वाला। अब देखो 9 रियासतें कौन कौन सी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आगे आपको सारा साफ दिखाई दे दे। तो बाबू बताया था मैंने, पहला नाम क्या नाम बताया था? बाबू। देखो बा से याद रखो बांसवाड़ा, कौन हो गए? कौन सी रियासत है? बांसवाड़ा है। ठीक है, बांसवाड़ा। बू से याद रखो बूंदी, बूंदी। बाबू की से याद रखो किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर के अंदर की। झाड़ू, झा से याद रखो झालावाड़, कौन सी है? झालावाड़। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को? बाबू की झाड़ू। डू से याद रखो डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, बाबू की झाड़ू। को से याद रखो कोटा, कौन सी हो गई? कोटा। पर से याद रखो प्रतापगढ़, कौन सी हो गई? प्रतापगढ़। सा से याद रखो साहेपुरा, सा से साहेपुरा। टो से याद रखो टोंक, टो से याद रखो टोंक। हो गई सारी रियासतें। अब देखो तो बांसवाड़ा के राजा थे, याद रखना है, एकीकरण के समय बता रहा हूं मैं। बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, याद किया रखा। एक तो पहली बात तो थाने बेरो यहाँ कथन भी है। चंद्रवीर सिंह जब सिग्नेचर करने लगे नहीं विले पत्र के ऊपर, तो एक कथन कही बैठे, बोले मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्यों? दिक्कत है करेगा नहीं। तो बांसवाड़ा के राजा कौन थे? चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, याद रख लियो। बांस है देखो क्या है, रात ने बहुत बद है, तो ऊपर ने देखा तो ऊपर ने देखा क्या दिखाई देगो? चांद दिखाई देगो। याद रख लियो बांसवाड़ा के राजा कौन थे? चंद्रवीर सिंह। बू से याद रखो बूंदी, तो बूंदी के राजा कौन थे? तो बूंदी के, जैसे आपको बताया था सूजी सर ने प्रजामंडल में, बूंदी खाने से चेहरे पर चमक आती है, और चमक यानी चमकने के बाद कांतिलाल, तो प्रजामंडल का जगह हो गया कांतिलाल जी हो गए। लेकिन बूंदी कौन खास का है? तो बूंदी खास का है बहादुर आदमी। ठीक है, बहादुर सिंह कौन हो गए? बहादुर सिंह। बिंग बाद में बच क्यों? किशनगढ़। किशनगढ़ की बनी ठनी प्रसिद्ध है, जिनको सुमेर यानी सुमार है, विश्व के अंदर सुमार यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सुमेर सिंह किशनगढ़ के कौन हो गए? सुमेर सिंह। क्यों थे कई देर होगी, समझने ला रहे हो, थोड़ा सा मैंने प्रश्न भी बताओ। ठीक है, अब बताओ झालावाड़, झालावाड़ के कौन हो गए? हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र। झालावाड़ से संबंध है वसुंधरा राजे सिंधिया का, वो भी बताएंगे आपको आगे। डूंगरपुर, डूंगरपुर के मैंने आपको बता ही दिया, महारावल लक्ष्मण सिंह हो गए। डूंगरपुर के कौन हो गए? लक्ष्मण सिंह। कोटा के कोट भीम, यानी कोट कौन पहनेगा? भीम आदमी पहन सकता है। प्रतापगढ़ के बताओ भाई, प्रतापगढ़ के राजा कौन थे? बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। साहेपुरा का भी बता दो। ठीक है, टोंक का ही बता दो। क्यों? तीनों कमेंट और होना चाहिए तीनों राजाओं के। ठीक है, प्रतापगढ़, साहेपुरा और टोंक के तीनों राजा बताओ। क्योंकि जब तक आप, क्योंकि कुछ एक विद्यार्थी है जो पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ो ही नहीं, और जब किताब के अंदर देख के कमेंट करोगा और तो 2-3 बातें और याद होगी। ठीक है, तो तीनों राजा का कमेंट करके बताओ, प्रतापगढ़, साहेपुरा और टोंक का। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। चंद्रवीर सिंह का एक कथन है, क्या है भी? कथन है, याद रखो। चंद्रवीर सिंह ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपने डेथ वारंट पर, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आ बात कौन कही भाई? कर रहा हूं, ये बात कही थी बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कही थी। बूंदी के राजा कौन है? बहादुर सिंह। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठे कौन सी रियासत में आए थे? राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश, मराठों का प्रवेश कौन सी रियासत में है? बूंदी रियासत में है। मराठों का, राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश कौन सी रियासत में है? बूंदी रियासत में है। ठीक है, किशनगढ़, किशनगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? बनी ठनी प्रसिद्ध है, बनी ठनी। आप ये बताओ, बनी ठनी जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है, बताओ इसके प्रसिद्ध चित्रकार और किस राजा के दरबार में थे? बताओ जल्दी जल्दी। झालावाड़, झालावाड़ के उस वक्त राजा थे हरिश्चंद्र, और याद रखना झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम रियासत है। तो गुरु जी प्राचीन, आगे जी रियासत प्राचीन होगी, प्राचीन बता दूंगा। झालावाड़ राजस्थान की क्या थी? नवीनतम रियासत थी,
नवीनतम रियासत। दिखाई दे रहा है ना सभी को? फिर मैं मिटा देता हूँ इनको, एक बार फिर करवा देता हूँ ये, ठीक है। झालावाड़ रियासत वाली बात महत्वपूर्ण है, तो कुछ एक बातें यहाँ से करवा देता हूँ, तो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं रियासतों से संबंधित वो आप सारी याद कर लेना, ठीक है, और जितनी हो सके उतनी मैं आपको करवा देता हूँ। झालावाड़ पढ़ रही है, तो झालावाड़ के राजा कौन है बताओ? मिटा दिया अब मैं, क्योंकि झालावाड़ का राजा मिटा दिया, अब याद होना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई। वैसे प्रजामंडल के, झालावाड़ प्रजामंडल के मांगीलाल थे, ठीक है। हाँ, तो झालावाड़ रियासत की बात पढ़ने आ रहा, तो देखो राजस्थान की नवीनतम रियासत, राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी रियासत है भाई? राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। कौन सी रियासत है? झालावाड़ रियासत है। किसने बसाया था? 1838 में। किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। किसने बनाई थी भाई? अंग्रेजों ने बनाई थी। 1838 में ये रियासत ने कौन बनाई? अंग्रेजा बसाई। हाँ, मार्कर चेंज कर लियो, दिखाई देवेगी। तो 1838 के अंदर अंग्रेजों ने बसाई थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत है कौन सी? झालावाड़ रियासत, जिसको अंग्रेजों ने बसाया था। अंग्रेजों द्वारा बसाई गई एकमात्र रियासत, अंग्रेजों द्वारा बसाई गई एकमात्र रियासत कौन सी रियासत है भाई? झालावाड़ रियासत है। यानी राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई, ठीक है। यानी राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। अब याद रखना झालावाड़ रियासत से संबंधित कि झालावाड़ रियासत को किससे अलग कर बनाया गया था? इस रियासत को कोटा से अलग कर बनाया गया था। किससे अलग कर बनाया था? कोटा से अलग कर कोटा से अलग कर इस रियासत का निर्माण किया गया था। 1838 में किया गया था। कब किया गया था? 1838 में किया गया था। देखो, इसकी राजधानी पाटन रखी गई थी। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? इसकी राजधानी रखी गई थी पाटन। पाटन, पाटन से याद आया झालरा पाटन, जिसे क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? झालरा पाटन, झालावाड़ से ही है, ठीक है। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन कब आता है? 8 मार्च को आता है। और 8 मार्च को अपने क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। दोबारा बताऊंगे, ठीक है। तो कोटा से अलग कर बनाई गई थी किस रियासत को? झालावाड़ रियासत को। और इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? पाटन रखी गई थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी कौन सी? झालावाड़। अब देखो डूंगरपुर रियासत, डूंगरपुर के राजा महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आपसी परंपरा संबंध, आपसी व्यवहार के कारण राजपूत राजाओं की कभी एक हुई नहीं, या तो एक कद हुई। राजपूत राजाओं की एकता हुई थी, कब हुई थी? खानवा के युद्ध में हुई थी। महाराणा सांगा को याद करो। महाराणा सांगा ने पाती परवन प्रथा के तहत सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे बुला लिया था, ठीक है। तो बाकी टाइम तो कभी राजपूतांगी एक हुई को नहीं, ठीक है। तो डूंगरपुर के कौन थे? महारावल लक्ष्मण थे, जिन्होंने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। को से याद रखो, कोटा। कौन सी है? कोटा। आर्षीय पार्थक्य नीति के तहत मैंने अभी आपको बताया था ना, जो सहायक और व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा रियासत थी, ठीक है। और उसके बाद पर्स हटो, यानी पर्स से याद रखो, पर्स से हो गई प्रतापगढ़। मैं मिटा देता हूँ एक बार इसे, फिर लिख देता हूँ। कोटा हो गई, कोटा के बाद में चलना है वह आगे, क्योंकि एकीकरण में ये जितनी भी रियासतों से संबंधित बातें हैं वो करवानी जरूरी होती है, ताकि आपका टॉपिक भी कंप्लीट विस्तृत रूप से हो जाए। तो कोटा के राजा, कोटा की हो गई। कोटा के बाद क्या करना है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भी यहाँ हुई है, नेव जिलो भी है। शाह से याद रखो शाहपुरा। तो शाहपुरा ही गुरु जी की एक खास बात है। शाहपुरा की देखो, शाहपुरा रियासत है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत गुरु जी बड्डी कौन सी है? अभी बता देवांगा, गाजी की रियासत बड्डी भी आ जाएगी। जैसे जोधपुर रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा है। लगभग बताते हैं 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। सबसे कम जनसंख्या वाली, याद रखो, छोटो परिवार सुख गो परिवार। तो छोटे परिवार के अंदर देखो तो सबसे छोटी रियासत है, तो सबसे कम जनसंख्या वाली, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब एकीकरण हुआ था।
तो सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत 1941 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत थी, वो कौन सी रियासत थी? सिरोही रियासत थी। ठीक है, अब छोटो परिवार सुख को परिवार और छोटे परिवार में अनुशासन बहुत बढ़िया तरीका हो रहा है। तो पूर्ण रूप से जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित करने वाली भी रियासत कौन सी थी? सिरोही शाहपुरा रियासत थी। पूर्ण रूप से जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? कौन सी रियासत है? पूर्ण रूप से जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित करने वाली रियासत, वो भी रियासत कौन सी है? वो रियासत है शाहपुरा रियासत है। ठीक है, तो गुरुजी पूर्ण रूप से जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित कौन करियो? जैसलमेर कौन करियो? बता दे वहां की याद रखा बात चीज भी। ठीक है, बिंग बाद में याद रखो टोंक रियासत। टोंक मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी जिसे कहा जाता है। एकीकरण के समय ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। कहाँ मिलना चाहती थी? एकीकरण के समय टोंक रियासत है वो कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। और एकीकरण के समय टोंक के राजा अजीजुद्दौला थे। ठीक है, तो टोंक रियासत नवाबों की नगरी एकीकरण के समय कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। कहाँ मिलना चाहती थी भाई? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। कौन सी रियासत? टोंक रियासत। ठीक है, और इंग सागर जोधपुर रियासत भी मिलनी चाहिए इकट्ठे पाकिस्तान के अंदर मिलनी चाहिए, क्योंकि सारों बड़ी समस्या है कि सीमा पर रेड क्लिफ रेखा के ऊपर बीकानेर थी, जैसलमेर थी, जोधपुर थी, इन रियासतों में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि सीमा पर है पाकिस्तान की एकदम। तो टोंक रियासत भी कट चाहे पाकिस्तान में मिलनी चाहे। अब देखो टोंक रियासत मिलनी क्या में चाहे पाकिस्तान में, समझ में तो आ कौन। अरे तू यहाँ ना तो जनसंख्या है ना, तो आगे जनसंख्या ही 10 लाख में दी की ना, यहाँ वार्षिक ही 1 करोड़ दी की, क्योंकि राजस्थान की उस शर्त को पूरा करने वाले राजस्थान की 4 ही रियासतें थी। तो बेरोकन की सूझ रही होंगे बी टेम का। तो टोंक रियासत लेकिन नवाबा की नगरी एकीकरण के समय कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। तो ये था अपना दूसरा चरण। ठीक है, और जैसे ही दूसरे चरण के अंदर बांसवाड़ा के अंदर जो ठिकाना था कुशलगढ़, वो भी क्या हुआ? साथ में मिल जाएगा। अब देखो दूसरे चरण से संबंधित 1 मिनट कुछ बातें और रहेगी। जो दूसरा चरण है उसका क्या करवाना है? क्षेत्रफल। दूसरे चरण का क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। कितना था भाई? 16,807 वर्ग किलोमीटर था। और इसकी जनसंख्या थी 23.5 लाख। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भाई। जनसंख्या थी 23.5 लाख। कितनी थी भाई? 23.5 लाख इनकी क्या थी? जनसंख्या थी। यानी एकीकरण के दूसरे जो चरण की जो आपको क्षेत्रफल पूछ रहे तो 16,807 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या पूछ रहे तो 23.05 लाख प्रतिशत है। और वार्षिक आय वो कितनी थी? है 200 करोड़ रुपए। कितनी करोड़ थी? 200 करोड़ रुपए थी। ठीक है, यानी वार्षिक आय कितनी थी दूसरे चरण की? 200 करोड़ रुपए थी। देखो क्योंकि 9 रियासतें हैं, 9 रियासतों में तो 200 करोड़ होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो दूसरा चरण 200 करोड़ है, यानी कई जगह मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। ये क्या है कि कुछ किताबों के अंदर 2 करोड़ लिखा हुआ है, कुछ किताबों के अंदर 2 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक पीछे एग्जाम में पूछा गया तो ये 200 करोड़ ही होनी चाहिए शायद। बाकी आप कमेंट कर ये चीजें जरूर बताओगे। ठीक है, यानी दूसरे चरण की जो वार्षिक आय थी वो 200 करोड़ थी या 2 करोड़ थी। ठीक है, कई जगह 2 करोड़ है, कई जगह 200 करोड़ लिखा हुआ है। तो ये था अपना दूसरा चरण। मिटा देता हूं इसे। अब पढ़ांगा तीसरा चरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं रियासतों से संबंधित। क्यों? कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरा चरण। तो तीसरा चरण ध्यान रखो। तीसरे चरण की क्या क्या खास बातें हैं? नाम क्या हो गया? संयुक्त पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण को बता दी होगी भैया, तो ट्रिक में बताया था ना। पूर्वी राजस्थान था दूसरे चरण का। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त पूर्वी राजस्थान। गुरुजी उद्घाटन कब हुआ? अब देखो उद्घाटन हुआ कहाँ था? कोटा दुर्ग के अंदर। लेकिन एक बात और बता देता हूँ मैं, जो भोपाल से है ना यहाँ के राजा, ये उदयपुर रियासत का दूसरे चरण में भी एकीकरण हो जाता, लेकिन भोपाल सिंह ने मना कर दिया था। तो इसका विरोध माणिक्यलाल वर्मा ने भी किया था और कहा था कि मेवाड़ की जो जनसंख्या है 20 करोड़ जनसंख्या है, उसका
जो फैसला है भविष्य का वो अकेले महाराणा भूपाल सिंह व उसके प्रधानमंत्री राममूर्ति नहीं कर सकते। तो जैसा हो रहा है एकीकरण में ऐसा होने दो। यानी तो बीन टाइम में क्या हुआ कि दूसरे चरण के अंदर उदयपुर रियासत मिल जाती, लेकिन नहीं हुई क्योंकि भूपाल सिंह ने उस वक्त क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और ये तारीख आगे आ गई और ये भी 1948 प्रथम चरण के ठीक 1 महीने बाद। देखो प्रथम चरण के ठीक 1 महीने बाद में 18 अप्रैल आवे, ठीक है, बात 18 मार्च ही और आ है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। 18 अप्रैल को क्या हुआ था, उद्घाटन 1948। बात कब की है, 1948 की है, ठीक है, बात 1948 की है। 1 मिनट, ठीक है, उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। टाइम हो रहा है ना। तीसरा चरण संयुक्त पूर्वी राजस्थान, उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्या करें, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एकीकरण आज सोच रहे थे कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। देखो क्योंकि सारी बातें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो संयुक्त पूर्वी राजस्थान उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 हुआ। कहाँ था उद्घाटन, कोटा दुर्ग के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, कोटा दुर्ग के अंदर इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तीसरे चरण के अंदर खास बातें क्या है, देखो खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि राज प्रमुख, पहला तो यार राज प्रमुख याद रखा, तो सिंह लगाई दो सारा पीछे, तो सिंह लगा दियो, भूपाल सिंह लगा दियोगे, भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री, देखो कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए थे, वर्मा से याद रखो, माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा। अब आप ये बताओ माणिक्य लाल वर्मा कहाँ से थे, यानी कौन सी रियासत थे, कौन सी रियासत से थे, बताओ भाई माणिक्य लाल वर्मा। अब हो गया ये माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री हो गए। उद्घाटनकर्ता को नहीं लेकर आए अभी तक, उद्घाटनकर्ता पहला लिए रहा, उद्घाटनकर्ता ने 2 बार गोल्ड को याद किया। आप फिर कौन आ गया, चाचा आ गया। तो चाचा से याद रखो कौन आए थे, चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आ गए। कौन आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए। उद्घाटनकर्ता कौन हो गए, चाचा, यानी चाचा से पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए। तो उपराज प्रमुख किन बनाए, उपराज प्रमुख भीम सिंह है। कौन है भाई, उपराज प्रमुख कोटा वाले भीम सिंह ही है। उपराज प्रमुख कौन है, भीम सिंह। कहाँ से है, कोटा से है। कहाँ से भाई, कोटा से है। भूपाल सिंह को तो आपको पता ही है, भूपाल सिंह उदयपुर के ही हैं और राजधानी भी क्या रहेगी, उदयपुर भी रहेगी। दूसरे चरण के अंदर राजधानी कोटा को बनाया गया था। प्रथम चरण में किससे बनाया गया था, अलवर को बनाया गया था। तो ये हो गए उपराज प्रमुख यानी भीम सिंह हो गए। अब देखो यहाँ पर भूपाल सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी, यानी भूपाल सिंह ने कुछ एक शर्तें रखी थी। शर्तें क्या रखी थी, भूपाल सिंह शर्ता दिया रखी, बोले भाई का आगे जी राज प्रमुख को जो पद है मैंने वसानुगत मिलना चाहिए, मैंने 20 लाख रुपया प्रीवर्ष मिलना चाहिए, प्रीवर्ष मिलना चाहिए। इस प्रकार से कुछ एक शर्तें मिल रखी थी इन्होंने, ठीक है। और जैसे इसको राजधानी बनाया जाए तो बिन टाइम का तो शर्ता स्वीकार करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका जो राज प्रमुख का पद था वो क्या कर दिया था, महाराज प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया। वैसे तो आपको पता ही है जब 1956 में एकीकरण हो जाएगा तो संविधान के 7वें संशोधन के तहत जो राज प्रमुख और जो प्रधानमंत्री के पद थे रियासतों के अंदर उनको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उनके अनुसार नए पद आए थे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद आया था। अब देखो रियासत कौन सी मिलेगी, रियासत मिलेगी उदयपुर। कौन सी रियासत मिलेगी, एकमात्र रियासत मिलेगी उदयपुर, यानी एक ही रियासत मिलेगी। कौन सी रियासत है, उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत से संबंधित बात पढ़ लेते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की प्राचीन रियासत 565 ईस्वी में इसे किसने बसाया था, गुहिलों ने बसाया था। किसने बसाया था, गुहिलों ने बसाया था। कौन सी रियासत की बात है ये, उदयपुर रियासत की बात है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत अगर आपको पूछ ले तो कौन सी है, उदयपुर। नवीनतम रियासत अभी बता कर आया हूं, कौन सी है, झालावाड़ रियासत है, ठीक है। प्राचीन रियासत कौन सी है, प्राचीन रियासत है उदयपुर रियासत है, जिसको किसने बसाया था, गुहिलों ने बसाया था। ये अपना है किससे संबंधित बात है, उदयपुर रियासत से संबंधित बातें हैं। वैसे तो और भी बहुत सी बातें हैं उदयपुर से संबंधित, कि 1857 की क्रांति से संबंधित बात करें उदयपुर से वो काफ़ी हो जाएगी। लेकिन मैं उसके अलावा एकीकरण के समय की घटनाएं या फिर जो संधियों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। खड़े चाहिए सोले गुड़िया तो रियासतों संबंधित सारी बातें आणना की, तो इसकी छोड़ देते हैं अभी यहीं पर। तो टाइम होने जा रहा है अपना, ठीक है दोस्तों।
आज बहुत कोशिश की आपको करवाने की कि आज एकीकरण कंप्लीट हो जाए। आज 3 ही चरण कंप्लीट हुए थे। आशा करता हूँ तीनों चरण आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। जल्द ही कल इसकी क्लास तीसरा पार्ट के अंदर कंप्लीट राजस्थान का एकीकरण करवा दिया जाएगा। कोशिश तो यही है कि जल्दी से आपकी हो, लेकिन जितनी पढ़ाई की बातें हों उतनी ही क्या होती है, कमी होती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रही थी कि आज ये क्लास है, उस क्लास के अंदर आपको ये राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करवा दूं, लेकिन हुआ नहीं। कल वाली क्लास के अंदर आपको राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और कैसी रही आज की ये क्लास सभी साथी जरूर बताएंगे, कमेंट कर भी जरूर बताया करो। जो प्रश्न पूछता हूँ उन्हें भी आप कमेंट किया करो, ठीक है। और फिर चलते हैं, टाइम हो गया अपना। तो जय हिंद, जय भारत, शुभ।